अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं वो है फैसल वड़ाइच की वीडियो। और फैसल वड़ाइच एक बहुत ही अ, अच्छा एनालिसिस देते हैं और एक एजुकेटेड पर्सन है और रिसर्च करके एनालिसिस देते हैं। तो आजकल की जो सिचुएशन चल रही है दुनिया में, इसराइल और ग़ज़ा के दरमियान, और ग़ज़ा पे जिस तरह से इसराइल की तरफ से बार बार बमबारी की जा रही है, और ग़ज़ा के लोग जो सफ़र कर रहे हैं और वो सीज़ फायर चाहते हैं, और रोज़ बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब मर रहे हैं और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं। और जो वॉर चल रही है अभी इस वक्त, उसका क्या अंजाम होगा, ग़ज़ा कितनी देर तक सरवाइव कर सकेगा, इस सारी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर सकेगा, क्योंकि जिस तरह से ग़ज़ा को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं और उस सारी लैंड और प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है इसराइल। तो जितनी शिद्दत से बमबारी की जा रही है और जितनी शिद्दत से बम्स गिराए जा रहे हैं, तो क्या ग़ज़ा कब तक सरवाइव कर पाएगा और कब तक जंग बंदी की जाएगी? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उसके अलावा फैसल वड़ाइच का क्या तज्ज़िया है, एक रिसर्च पे मबनी तज्ज़िया होता है उनका, तो हम वहाँ पे सुनते हैं उनकी वीडियो को। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको मज़ीद रिसर्च वीडियोस चाहिए, रिसर्च पे मबनी मालूमात चाहिए, डिफरेंट मौजू पे, डिफरेंट इश्यूज़ पे, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस मिलेंगी। और चल के स्टार्ट करते हैं कि ग़ज़ा और इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में ग़ज़ा कब तक सरवाइव कर सकेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैसे हैं दोस्तों? इसराइल के गजा पर हमलों को 4 हफ्ते हो गए 4 हैं हफ्ते हो और एक चुके तवील हैं। खामोशी के बाद हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। हिजबुल्लाह, आप जानते हैं कि लिबनान की गैर सरकारी मिलिशिया है जो लिबनान की फ़ौज से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। ये ईरानी मदद से इसराइल के शुमाल में, नॉर्थ में, इसराइल के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक ख़तरा है। कई दिन से इंतज़ार हो रहा था कि हसन नसरुल्लाह जुमे के खुतबे में शायद इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर देंगे, क्योंकि वो 3 हफ्तों से कुछ भी नहीं कह पाए थे। उन्होंने इस तकरीर में 1 घंटा 20 मिनट की जो तवील तकरीर थी लेबनान में, बैरूत में, इसमें उन्होंने तमाम सख्त अल्फाज बोले, इसराइल और अमेरिका को धमकियां भी दी, लेकिन जंग का ऐलान नहीं किया। उन्होंने बस ये कहा कि हम तो 8 अक्टूबर से, यानी 7 अक्टूबर के हमले के फ़ौरन बाद, जब इसराइल ने हमास पर अटैक शुरू कर दिए थे गज़ा में, तो वो कहते हैं कि उस दिन से हम तो जंग में शामिल हो चुके हैं। अब उनकी इस बात का मतलब ये है कि वो किसी तब्दीली या जंग को तेज़ करने का कोई ऐलान नहीं कर रहे। ये एक मोहतात ऐलान, मतलब जैसा था वैसा ही जारी रहेगा। हाँ, एक बात उन्होंने वाज़ेह की कि हमास का 7 अक्टूबर का हमला उनके मुशावरत से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये हमास की अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थी। हमें भी वो कहते हैं कि इसका बाद में पता चला जब ये हो गया, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये हमास की कामयाबी है। इस पर उन्होंने हमास को मुबारकबाद पेश की और कहा कि उन्हें यही करना चाहिए था, क्योंकि इसराइल ने उन्हें एक गैर इंसानी जेल में रखा हुआ था। साथ में उन्होंने दूसरी अहम बात ये की कि हम कभी हमास का साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे साथियों, हर फौज जंग से पहले अपने मकासद वाज़े करती है, जिससे पता चलता है कि वो जंग हार रहे हैं या जीत रहे हैं। तो हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने इस जंग में, यानी जो अब वो कहते हैं कि हम इसराइल से शुरू कर चुके हैं 8 अक्टूबर से, इसमें उन्होंने अपने 2 मकासद, 2 पर्पज़ वाज़े कर दिए। पहला, उन्होंने ये कहा कि वो चाहेंगे कि सीज़ फायर हो जाए, जंग जल्द रुक जाए। दूसरा मकसद उन्होंने ये बताया कि हमास को कामयाब करना उनका मकसद है। अब याद रहे कि हमास की कामयाबी इस जंग में जो इसराइल और उनकी चल रही है गज़ा में, उसमें ये है कि इसराइल उन्हें ख़त्म किए बगैर, डिसमेंटल किए बगैर वापस चला जाए और ये जंग ख़त्म हो जाए। यानी हमास का सर्वाइवल ही असल में उसकी जीत है और इसराइल की शिकस्त है। अब एक और बहुत बड़ी वार्निंग हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने दी। उन्होंने अपनी तकरीर में इसराइल को कहा कि लिबनान पर वो हमला बिल्कुल ना करे, ये गलती ना करे, ख़ास तौर पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गलती ना करे। मतलब जो हिजबुल्लाह के पास लॉन्चर्स या इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उन पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ना करे, हमला ना करे। अगर उसने ऐसा किया तो ये उनकी तारीख की सबसे बड़ी गलती साबित होगी।
साथियों, आपके जहन में रहना चाहिए कि हिजबुल्लाह के पास लाखों की तादाद में ऐसे मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं जो अगर वो मुसलसल फायर कर दे तो इसराइल के स्ट्रेटजिक लोकेशन वाकई बुरी तरह तबाह हो जाएंगे। इसके शहरों का हुलिया बदल जाएगा। तो इस धमकी के पीछे उनकी यही सलाहियत है और इस सलाहियत को इसराइल और अमेरिका बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसके बाद हिजबुल्लाह के लिए भी अच्छे हालात नहीं रहेंगे, मगर आप जानते हैं कि जिन लोगों के पास खोने के लिए जितना ज़्यादा कुछ होता है वो जंग से और हमलों से उतने ही ज़्यादा दूर रहना चाहते हैं। जिस वक्त लिबनान में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह अपने फॉलोअर्स से बात कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो उसी वक्त अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन इसराइल के तीसरे विजिट पर आ चुके थे। वो बैकडोर डिप्लोमेसी में मसरूफ़ हैं और इसराइल से इंसानी बुनियादों पर आर्जी जंगबंदी का मुतालबा मनवाना चाहते हैं ताकि वहाँ के लोगों के लिए कुछ खुराक और पानी भेजा जा सके और जो अरबों का और मुस्लिम वर्ल्ड का एक गुस्सा अमेरिका के खिलाफ है उसको थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन साथ में वो इसराइल को अरबों डॉलर्स और हज़ारों टन असलहा भी दिए साथ-साथ जा रहे हैं। एड भी प्रोवाइड की इसराइली जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जो एंटोनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ देखा जा सकता है कि नेतन्याहू ने उनकी बात नहीं मानी, उनके चेहरे पर लिखा है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन के साथ भी खड़े नहीं हुए। बल्कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बयान जारी किया कि हम किसी सूरत में जंगबंदी या आर्ज़ी जंगबंदी भी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी शिकस्त होगी। किसी भी पास के लिए उन्होंने कहा कि जंगबंदी के लिए खाना और पानी सप्लाई करने के लिए पहले हमास को तमाम के तमाम कैदी रहा करना होंगे, बगैर किसी शर्त के। अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ब्लिंकन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलब में गुफ्तगू की, उससे यूं लगता है कि अमेरिकन अपना थोड़ा सा स्टांस बदल रहे हैं इसराइल की तरफ। हल्का सा उन्होंने स्लाइटली शिफ्ट किया, क्योंकि जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या आप हमास के खात्मे तक इसराइल का साथ देंगे, इस मिशन में, इस मकसद में इसराइल के साथ खड़े हैं, इस पर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हम कोई गारंटी नहीं देते। हाँ, इस बात की तायद करते हैं कि इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हम ये सब इस तरह चाहते हैं कि इंसानी जानों का ज़िया ज़ाहिर गज़ा में कम से कम हो। अब ये तो साथियों कहने की बातें हैं। असल में अमेरिका अभी 24 घंटे पहले 14 अरब डॉलर इसराइल को 14.3 मदद कर बिलियन चुका है। डॉलर्स की इमदाद इसराइल के लिए गजा के ऊपर बमबारी के लिए मंजूर करके आया है। सेनेट में ये बिल पास हो गया है, जबकि 106 बिलियन डॉलर्स का पैकेज इसके अलावा अनाउंस कर रखा है, इसे भी पास होना है। सालाना 4 अरब डॉलर से ऊपर की मिलिट्री एड जो है वो इसके भी अलावा है। अब तक इसराइली अखबारात के मुताबिक गजा की छोटी सी 25 मील लंबी पट्टी पर हमलों के लिए 3000 टन असलहा कार्गो शिप्स के जरिए इसराइल पहुंच चुका है। इसके लिए 100 कार्गो फ्लाइट्स और 5 शिप्स को मसरूफ रखा गया था। इतना कुछ इसराइल को देने के साथ गजा में आम लोगों के लिए पानी और खुराक पहुंचाने के लिए जो ट्रक गए हैं दोस्तों, वो एक असलहे के कार्गो शिप से भी कम मालियत के हैं। इससे आपको प्रायोरिटीज का पता चलता है। फिर यहाँ से इस जंगज़दा इलाके से बीमारों, ज़ख्मी और बूढ़ों तक को निकलने नहीं दिया जा रहा। गजा के जनूब में, साउथ में रफ़ा क्रॉसिंग है जो मिस्र में खुलती है। यहाँ से 400 से कुछ ऊपर ऐसे फ़लस्तीनियों को जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी थी और कुछ इंटरनेशनल तंजीमों के अमले को निकाल लिया गया है। ऐसे ड्यूल नेशनल जिनके पास अमरीकी या मिस्री पासपोर्ट थे उनको भी जाने दिया गया है। कुछ दिन तक बरतानवी और कुछ और नेशनलिटीज़ के लोग भी गजा से निकाल लिए जाएंगे। यहाँ पर दिलखराश मंजर देखने को आए। एक ऐसे नन्हे लड़के को भी यहाँ से निकाला गया जो बहुत ज़ख्मी था, कि जिसको तो जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन उसके वालिद को उसके साथ जाने की इजाज़त नहीं दी गई, हालांकि उसके ख़ानदान के बाकी लोग मारे जा चुके थे। किस क़यामत का मंजर होगा साथियों वहाँ। वो हज़ारों लोग जो कई दिन से इसराइली बमबारी से उन परेशान, पे तो अपने क़यामत ही आधे गुज़र या रही है। सारे घर वालों की जानें गंवाए रफ़ा बॉर्डर खुलने, इमदाद मिलने या जान गज़ा के बचाने के लिए लोग बाहर जाने का जंगबंदी इंतज़ार कर चाहते रहे हैं, थे, गज़ा के उन्हें लोग चाहते हैं कि वापस भेज बस दिया जंग गया। बंद कर दी क्योंकि जाए। अमेरिका, इसराइल, मिस्र और फ़लस्तीनी अथॉरिटी में जिन नामों पर इत्तफ़ाक होगा, सिर्फ वही रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग कर सकेंगे। ये वापस भेजे जाने वाले साथियों अगर जिंदा सलामत अपने कैंप्स या गजा शहर पहुंच गए, तो हर लम्हा आसमान से इसराइली बमों में बरसती मौत के इंतजार के सिवा और क्या करेंगे। इन्हें एक ऐसी जगह रहना होगा जहां बस ना वहाँ के पानी रहने है, ना वाले लोग बिजली, ना जस्ट खाने को कुछ, और ना मौत ही का सरों पर इंतज़ार कर रहे हैं। बिजली की तेजी से गिरते हुए बारूद और स्टील से बचाने वाला कोई सहारा। किसी भी वक्त इनकी जानें लेने वाला इसराइली मिसाइल आएगा और इसके बाद बस इतना कहा जाएगा कि हमने तो हमास के कमांडर को मारने के लिए दर्जन भर मिसाइल फायर किए थे, बस बाकी लोग तो ह्यूमन शील्ड्स थे।
فرینڈلی فائر، کراس فائرنگ اور ہیومن شیلڈ وہ جدید سرد الفاظ ہیں جو 21ویں صدی میں طاقتور لوگ عام لوگوں کی بے حیثیت زندگیوں کو چھیننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت تک دوستو 9,000 سے زائد ایسے ہیومن شیلڈز، کراس فائرنگ اور فرینڈلی فائر میں مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل 11,000 سے زیادہ میزائل اور بم بہت ہی چھوٹی سی غزہ کی پٹی پر پھینک چکا ہے۔ یہ انٹینسٹی افغانستان پر 20 سال کی امریکی بمباری سے زیادہ ہے۔ یہ یوکرین پر رشیا کی 1.5 سال کی کل بمباری سے زیادہ ہے۔ یہ ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم کی شدت سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی صورتحال دیکھیں تو جوش فورسز اس مقصد سے کوسوں دور ہیں جس کے لیے، یعنی حماس کے خاتمے کے لیے انہوں نے جنگ کا اعلان کیا تھا، جس کے لیے غزہ پر جنگ مسلط کی تھی۔ بلکہ حماس کا خاتمہ تو دور کی بات، ابھی تک اسرائیلی فورسز غزہ شہر میں داخل بھی نہیں ہو پا رہی۔ ساتھیوں، اس سے پہلے کہ ہم اسرائیلی فورسز اور حماس کی اس وقت تک کی جنگ کا نقشے پر جائزہ لیں، ذرا دونوں طرف کے ٹاپ کمانڈرز کا مختصر پروفائل دیکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے جو اس دوران اہم ترین فیصلے دونوں طرف کر رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے 64 سالہ 64 ایئرز کے اسرائیلی وزیر دفاع میجر جنرل ریٹائرڈ یوآو گیلانٹ ہے، جو کہ آپریشن سورڈز آف آئرن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ پولینڈ میں ہولوکاسٹ سے بچ رہنے والے ایک جوڑے کے بیٹے ہیں۔ ان کے والد نے 1948 میں عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لیا تھا۔ یہ اس گروپ کا حصہ تھے جس نے فلسطینیوں کو ان کی بستیوں سے نکالا، بہتوں کو قتل کیا اور نئے بننے والے جوش ٹاؤنز کا عرب فورسز کے حملوں سے دفاع کیا۔ جنرل گلانٹ کی بیوی بھی اسرائیلی فوج میں کرنل رہی ہیں، جبکہ یہ خود اسرائیلی فوج میں میجر جنرل اور کمانڈر سدرن کمانڈ رہ چکے ہیں۔ اب تک 9,000 فلسطینی سویلینز، جن میں 3,500 کے قریب بچے ہیں، یہ ان کا خون کر چکے ہیں، اور اس پر انہیں افسوس کرنے کی کبھی زحمت نہیں ہوئی، بلکہ یہ فلسطینیوں کو جانور کہتے ہیں۔ ان کے چہرے پر آپ کو جو کرختگی نظر آتی ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک تو یہ 3 نسلوں سے جبر سہنے اور کرنے والے گروپ میں شامل ہیں۔ پھر اس وقت ان کی ایک خاص پریشانی یہ ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو سے مسلسل ان کی انبن ہو رہی ہے، بن نہیں رہی۔ نیتن یاہو ان سے فوری اور جلدی حماس کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ فوری ایکشن کرنے کے حق میں شروع میں نہیں تھے۔ یہ راز ایک حکومتی اتحادی نے، اسرائیلی حکومت کے اتحادی نے ہی کھولا کہ ملٹری لیڈرشپ ابھی زمینی جنگ کے لیے تیار نہیں۔ اس راز کے کھلنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں اس پر بہت بات ہونے لگی کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور فوجی لیڈرشپ میں اختلاف کئی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ تو جس شخص سے نیتن یاہو کا سب سے زیادہ اختلاف تھا وہ یہی وزیر دفاع جنرل گلانٹ تھے۔ ساتھیوں، ان کے مقابلے میں حماس کی طرف جو شخص لیڈ کر رہا ہے وہ 55 ایئرز کے محمد ضعیف ہیں۔ یہ القسام بریگیڈ، جو کہ حماس کا ملٹری ونگ ہے، اس کے کمانڈر ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک ایسے کمانڈر ہیں جن کے نہ تو ہاتھ ہیں، نہ بازو، نہ یہ چل سکتے ہیں، نہ ہی ان کی ایک آنکھ ہے۔ اسرائیلی فورسز محمد ضعیف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے 5 بڑے آپریشنز اب تک کر چکی ہے۔ 2002 میں، 2004 میں، 2014 میں اور 2016 میں، اور آخری آپریشن 2021 میں۔ مہینوں امریکی بوئنگ ہیلی کاپٹرز میں اسرائیلی کمانڈوز انہیں مارنے کے لیے غزہ میں نچلی پروازیں کرتے رہے ہیں۔ اسرائیل ان کی 27 سالہ بیوی، 3 سال کی بیٹی اور 7 ماہ کے بیٹے کو بھی قتل کر چکا ہے۔ 1948 میں ان کے دادا کو انہی اسرائیلی فورسز نے اپنے دہات چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جن فورسز کے ایک سپاہی آج کے اسرائیلی وزیر دفاع میجر جنرل ریٹائرڈ گیلانٹ کے والد تھے۔ محمد ضعیف پیدا بھی خان یونس کے ایک مہاجر کیمپ میں ہوئے تھے، جو کہ غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے سودرن سائٹ پر ہے۔ حماس کی انٹرنل وارفیئر، جس کی تفصیل ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھا چکے ہیں، اس کے ماڈرن سٹائل کے ماسٹر مائنڈ یہی محمد ضعیف ہیں۔ اسرائیل میں داخل ہو کر سرپرائز اٹیک کرنے اور 1400 کے قریب اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے کی پلاننگ کے پیچھے جو فورس تھی، اس کے سینئر موسٹ کمانڈر یہی تھے۔ یہ اسرائیل اور فلسطین دونوں جیلوں میں قید کاٹ چکے ہیں۔ کئی بار ان کے مارے جانے کی خبریں بھی اسرائیلی اخبارات میں چھپتی رہی ہیں، لیکن ہر بار غلط ثابت ہوئی۔ اسرائیلی شہروں میں عوامی بسوں پر خودکش حملوں اور سینکڑوں اسرائیلی فوجیوں کے قتل اور اغوا میں یہ اسرائیل کے موسٹ وانٹڈ جنگجو ہیں حماس کے۔ ساتھیوں، یہ مختصر تعارف ہے دونوں سائیڈز کے مرکزی لیڈر کا، جنہوں نے یقیناً اس طویل اور بدقسمت جنگ کو لیڈ کرنا ہے۔ دونوں کو اپنی طاقت اور کمزوری کا اچھی طرح علم ہے۔ دونوں اپنے اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت میدان جنگ یوں ہے کہ غزہ کی چھوٹی سی پٹی کے چھوٹے سے شہر غزہ کو چاروں طرف سے اسرائیلی فورسز نے گھیر لیا ہے۔ شمالی سائیڈ پر 2 جگہوں سے اور ویسٹ سے، مغرب سے، یعنی سمندر کی طرف سے، جہاں جبلیہ ریفیوجی کیمپ ہے،
वहाँ से इसराइली फोर्सेस गजा शहर को घेरने के लिए अंदर आई हैं। चौथी और सबसे अहम जो जगह है सॉदर्न साइड, जनूबी साइड है, जहाँ जैतून टाउन है, वहाँ से इसराइली फोर्सेस अंदर दाखिल हुई हैं। गजा की वाहिद मरकजी सड़क सलाहुद्दीन रोड को इसराइल ने टैंकों से बंद कर दिया है और इस पर खड़े इसराइली टैंक आने जाने वाली गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, बम से उड़ा रहे हैं। इसकी एक वीडियो भी ऑनलाइन वायरल है। आलमी कानून पर अमल किया जाए तो सिविलियन गाड़ी को टैंकों के जरिए सड़क पर चलते निशाना बनाना एक जंगी जुर्म है, जिस पर नेतन्याहू के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा चल सकता है। लेकिन जाहिर है सब जानते हैं ऐसा होगा नहीं। ऐसा नहीं तो होगा। खैर इन चारों तरफ से इसराइली फोर्सेस गजा की पट्टी को घेर चुकी हैं। इस दौरान इसराइली फोर्सेस पूरी कोशिश ये कर रही हैं कि उनके हमले की कोई तफसील बाहर ना जाए, प्राइवेसी रहे, सीक्रेसी रहे। हमले की तस्वीर और वीडियोस भी वो काफ़ी वक्फे से कुछ दिन बाद पुरानी सामने लाते हैं, ताकि उनकी पोजीशंस और मूवमेंट्स को समझना मुश्किल हो। यहाँ साफियों, कैमरों, बिजली, इंटरनेट, पानी, अद्वियात और किसी रेड क्रॉस मेंबर को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। मालूमात खुफिया रखने का इसराइली मकसद ये है कि हमास की मुमकिन मदद के लिए आने वाली हिजबुल्ला और ईरानी बैक्ड फोर्सेस को अंदाज़ा ना हो सके कि उन्होंने किस वक्त किस तरह की मदद करनी है। लेकिन इस सब के बावजूद दोस्तों, हमास की तरफ से कुछ सेकंड्स की वीडियोस, अखबारात में शाया होने वाली चंद दिन पहले की तस्वीर और वहाँ कुछ घेरे में आए हुए आम शहरियों के मोबाइल फोन्स की फुटेजेस से पता चल रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ जंग इस तरह जारी है कि सबसे आगे इसराइली जेट तैयारों की बमबारी होती है, जिसमें इमारतों और पूरे पूरे रिफ्यूजी कैंप्स को तबाह कर दिया जाता है। इसके पीछे इसराइली फोर्सेस टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों में अंदर दाखिल हो जाती हैं। फौलाद में ढले हुए कैटरपिलर के बुलडोजर से सड़कों को तोड़ते हुए गलियों में इसराइली फौज आगे चलती है, जिनके पीछे फिर इसराइली पैदल फौज होती है। ये इसराइली फौजी गजा शहर के गिर्द हर अहम ऊंची जगह पर पोजीशन ले चुके हैं, ताकि गजा शहर की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। यहाँ पर स्नाइपर्स तैनात उन्होंने किए हैं और ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स भी कायम कर लिए हैं। इसराइली फोर्सेस के साथ साथ ट्रेंड कुत्ते भी हैं, जो कि टनल्स के सिरों का सुराग लगाते हैं। इन कुत्तों पर कैमरे नस्ब हैं, जिससे ये किसी भी गहरी और अंधेरी जगह से लाइव वीडियो कवरेज भी बाहर खड़े इसराइली फौजियों को हेडक्वार्टर में फराहम करते हैं। ये सब करने से पहले इसराइल में एक डमी गजा का शहर बनाया गया था साथियों, जहां इसराइली फोर्सेस ने मेक शिफ्ट टनल्स भी बनाई थी और तबाहशुदा बिल्डिंग्स भी बनाई थी। वहीं इन्होंने अपने सोल्जर्स को और इन कुत्तों को ट्रेनिंग भी दी। अब साथियों, ये सारी फोर्सेस आपस में, जो इसराइली फोर्सेस हैं, ये डिजिटली लिंक्ड हैं। इसराइली फोर्सेस पहली बार इस तरह ऑपरेट कर रही हैं कि फ़ज़ा में मौजूद फाइटर जेट्स और ज़मीन पर चलने वाले सोल्जर्स एक दूसरे को सुन सकते हैं, इनकी पोजीशंस एक दूसरे को पता हैं और तमाम लोग एक सेंट्रल कमांड सेंटर से बराह रास्त जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। यानी उन्हें मदद के लिए पुकारना नहीं पड़ेगा, हर वक्त मदद दस्तयाब होगी, सबको एक दूसरे का पता होगा। यही वजह है कि जैसे ही कहीं मूवमेंट या टनल का सिरा नज़र आता है, वहाँ फ़ज़ा से बमबारी करके ज़मीन में पेनिट्रेट करने वाले बम बरसाए जाते हैं, ताकि करीबी टनल्स कोलैप्स कर जाए। फिर उस जगह को घेर कर टैंकों को खड़ा कर दिया जाता है, कुत्तों को अंदर दाखिल करने की कोशिश की जाती है और बाहर इसराइली फोर्सेस पोजीशन ले लेती हैं, ताकि अल-कुस्साम फाइटर्स बाहर निकलें तो उन्हें निशाना बनाया जा सके, या उनकी बॉडीज़ का अगर पता चलता है तो उन्हें गिन कर, काउंट करके विक्ट्री साइन बनाए जा सकें। लेकिन साथियों, आपके जहन में रहे कि ये सब कुछ भी ज़्यादातर रात के वक्त नाइट गॉगल्स के साथ किया जाता है। इससे पहले पूरे इलाके की बिजली और इंटरनेट समेत कम्युनिकेशन के तमाम सिस्टम्स जैम कर दिए जाते हैं, ताकि हमास फाइटर्स को मुकम्मल अंधेरे में रखा जाए और वो ना जान सकें कि कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ आपके इल्म में एक बात बहुत अहम है, वो ज़रूर होनी चाहिए। वो ये कि मिलिट्री एडवांसमेंट्स, फ़ौज के हथियार, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी ऑन पेपर जितनी शानदार, फ्लॉलेस, एडवांस लग रही होती है, अमली तौर पर उतनी नहीं साबित होती। इसका एक सबूत गजा में अब साफ नजर आ रहा है। हमास की तरफ से इसराइली टैंकों, बुलडोजर्स और बख्तरबंद गाड़ियों पर हमले भी हो रहे हैं और ये फौलाद में ढली बम प्रूफ गाड़ियां तबाह भी हो रही हैं। हमास ये सब कैसे कर रहा है? इसकी कहानी बहुत हैरान कुन है। ये कहानी खुद उन्होंने एक लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग में शेयर की है, बल्कि एक से ज़्यादा वीडियोज़ में। एक वीडियो में एक नौजवान एक मट्टी और झाड़ियों में अटी हुई छोटी सी टनल से बाहर निकलता है और सामने से गुजरते हुए कई इसराइली टैंकों की तरफ पैदल ही चलने लगता है, बल्कि भागने लगता है, और एक टैंक के गन मेंटल के नीचे ग्रेनेड रखकर पिन खींच देता है, ताकि गन की मूवमेंट को रोका जा सके कुछ देर के लिए। फिर वो भागता हुआ वापस टनल के पास आता है और एंटी टैंक रॉकेट कंधे पर रखकर फायर कर देता है। इसके बाद वो रॉकेट लॉन्चर समेत वापस टनल में गायब हो जाता है।
इसी तरह एक और फुटेज सामने आई है जिसमें एक बहुत आम सा खिलौना ड्रोन दर्जन भर इसराइली फौजियों के सरों के ऐन ऊपर पहुंचकर ग्रेनेड गिरा देता है। ये यकीनन रिमोट कंट्रोल था क्योंकि प्रिसीजन के लिए इसमें मूवमेंट नजर आती है। ग्रेनेड के गिरने और फटने तक इसराइली फोर्सेस को इल्म नहीं हो पाता कि वो एक ड्रोन के ऐन नीचे बैठे हुए। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक भी हमास फाइटर्स ज्यूश सोल्जर्स को एम्बुश अटैक्स में एंगेज कर रहे हैं। 3-3 घंटे की शदीद झड़पें हो रही हैं और इसकी खबरें अखबारात में वो कोट कर रहे हैं और इनमें इसराइली सोल्जर्स और बटालियन कमांडर मारे जा रहे हैं। ऐसे हमलों में अब तक इसराइली फोर्सेस के मुताबिक उनके 24 फौजी हलाक हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से अब तक की कुल इसराइली फौजी हलाकतें जिन्हें वो खुद भी तस्लीम करते हैं वो 300 से ज़्यादा हैं। इन हलाक होने वाले इसराइली फौजियों में से ज़्यादातर की उम्रें 20 साल के करीब है, जिससे पता चलता है कि ये रिजर्व आर्मी है जिसे इसराइली रेगुलर आर्मी चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और रेगुलर आर्मी को उन्होंने किसी मुमकिन बड़ी लड़ाई के लिए बचा कर रखा है। आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि इसराइल के हर शहरी मर्द और औरत के लिए 32 और 24 माह की मिलिट्री ट्रेनिंग लाजमी है। फिर हर कुछ देर बाद इस ट्रेनिंग की तजदीद भी होती है, यानी नए कोर्सेज और नए हथियारों की तरबियत दी जाती है। यानी मुल्क की जितनी जवान आबादी है वो तमाम की तमाम रिजर्व इसराइली फौज का हिस्सा है। यही रिजर्व फौज है जो इसराइल ने हमास से लड़ने के लिए पहले स्टेप में गजा के चारों तरफ खड़ी कर दी। अब तक की लड़ाई में हमास के साथियों कितने फाइटर्स मारे जा चुके हैं इसका इल्म नहीं, क्योंकि हमास अपने फिगर्स रिलीज नहीं कर रहा और इसराइली अंदाजों के मुताबिक इनकी तादाद हजारों में है। इसराइल के दावे सिर्फ इस बुनियाद पर हैं कि उसे भी अंधाधुंध बमबारी को जस्टिफाई तो करना है कि वो जो लोग सिविलियंस हलाक हो रहे हैं उससे ज़्यादा वो ये बताना चाहता है कि हमास के फाइटर्स को मार रहा है। ये भी नंबर्स काबिल भरोसा नहीं। अब ये मत समझें कि इसराइली सिविलियंस पर अंधाधुंध बमबारी जो कर रहा है ये यूं ही कर रहा है। इस मैडनेस में साथियों एक मेथड है। वो अपना पुराना हरबा, कदीम हरबा आजमा रहा है कि किसी एक जगह पर इतनी बेरहम बमबारी करो, इतना खौफ फैलाओ कि अगले मुकाम पर, नेक्स्ट टारगेट पर एक धमकी ही काफ़ी हो। लोग समझ जाएं कि अगर इसराइली हुक्म पर इलाका खाली नहीं किया गया तो किसी इंटरनेशनल लॉ या इंसानी हमदर्दी की कोई उम्मीद ना रखी जाए। आप देखो सुनो जानो पर हमारी चंगेज़ खान और अमीर तैमूर वाले एक साथ में देख चुके हैं कि कदीम जालिम जंगजू फातहीन का यही तरीका होता था कि एक शहर में इतना कत्लो गारत करो, खोपड़ियों के इतने मीनार बनाओ और ये खबरें अगले शहर तक खुद पहुंचाओ ताकि नेक्स्ट टारगेट अगला शहर आने से पहले ही हथियार डालने को तैयार बैठा हो। यही हरबा इसराइल 1948 से मुसलसल फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल करता आ रहा है। अभी देखें कि 1 नवंबर को इसराइल ने 2 मरतबा गजा शहर से 4 किलोमीटर दूर जबालिया महाजर कैंप पर दर्जनों मिसाइल फायर करके 200 के करीब मुहाजरीन, बच्चे, खवातीन और मर्द हलाक कर दिए। पूरा मुहाजर कैंप ही तबाह कर दिया। हालांकि ये एक मालूम मुहाजर कैंप था और जबालिया रेफ्यूजी कैंप इस एरिया में सबसे बड़ा था। इस कैंप को इसराइल 9 अक्टूबर को भी निशाना बनाकर 50 मुहाजिरीन को हलाक कर चुका था। जब इसराइली स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि उन्होंने एक रेफ्यूजी कैंप को क्यों निशाना बनाया तो उन्होंने वही जवाब दिया कि वहां हमास के जंगजू कमांडर्स थे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसराइल के ये हमले उसे जंगी मुजरमों के सफ में खड़ा कर सकते हैं। इस यूएनओ वार्निंग के बाद भी इसराइली मुहाजिर कैंप को निशाना बनाना जारी रखा हुआ है, मगर ये सब जुल्म दुनिया देख रही है। वो आवाज़ भी अब उठाने लगी है। अस्पतालों और मुहाजिर कैंप्स पर हमलों के बाद जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलीविया ने सिविलियंस का बहुत इसराइल से नुकसान सफारती हो रहा है। ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। चिली और कोलंबिया लातीनी अमेरिका के दूसरे 2 अहम मुल्क, उन्होंने भी बहुत सख्त तनकीद करते हुए अपने सफीरों को वापस बुला लिया है। ब्राज़ील जो लातीनी अमेरिका का बहुत बड़ा और ताकतवर मुल्क है वो भी मुसलसल इसराइल पर तनकीद कर रहा है। इसराइल के अरब हमसाए उर्दन ने भी अपने सफ़ीर को इसराइल से बुला लिया है और इसराइली सफ़ीर को जो पहले ही वापस जा चुके थे उन्हें कहा है कि वापस आने की जहमत न करें। इसी तरह इसराइल का करीबी ताकतवर इस्लामी मुल्क तुर्किया, जिससे इसराइल के निस्बतन ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे थे, उससे भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस सर्द खाने में चले गए हैं, फ्रीज हो गए हैं। इसराइल ने अपना सफारती अमला, अपने डिप्लोमेट्स तुर्किया से वापस बुला लिए हैं और कहा है कि वो तुर्की से अपने ताल्लुकात को रीअसेस करेगा, क्योंकि तुर्किया के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन ने एक बहुत बड़ी रैली में इसराइल पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि इसराइल पागल हो गया है, हम तैयारी कर रहे हैं कि हम इसराइल को दुनिया में जंगी मुजरिम साबित करें। इसराइली हुकूमत की तुर्क सदर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने अभी तक हमास के 7 अक्टूबर के हमले को कंडेम नहीं किया, बल्कि वो मुसलसल हमास को फ्रीडम फाइटर और मुजाहिद कह रहे हैं। इस पर इसराइल बहुत सीखता है और वो इस तरह के बयानात दे रहा है, उसके गुजरा बयानात दे रहे हैं कि सांप तो हमेशा काटता है, चाहे इसे दोस्ती भी कर ली जाए।
इस सब में बहुत बड़ा धचका इसराइल और अमेरिका को सऊदी अरब के करीब तरीन मुल्क बहरीन की तरफ से लगा है, क्योंकि बहरीन की अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी है ही नहीं। ये मुल्क और यूएई दोनों सऊदी अरब की एडवांस मूव करते हैं। तो इब्राहिम अकॉर्ड, जिसमें अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करते जा रहे थे, उनमें यूएई और बहरीन वो पहले ममालिक थे जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया था। मराकश और सूडान भी इसके सिग्नेटरी हैं। इनके बाद सऊदी अरब भी किसी वक्त इस पर दस्तखत करने ही वाला था, लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड के पहले मुल्क बहरीन ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और इसराइली सफ़ीर को अपने मुल्क से रुखसत कर दिया है। जिसका मतलब ये है कि सऊदी अरब ने इब्राहिम अकॉर्ड यानी इसराइल से अच्छे होते हुए ताल्लुकात के सारे मामले को सर्द खाने में फेंक दिया है, क्योंकि बहरीन का इनकार उसका इनकार नहीं है, ये सऊदी अरब का इनकार है। उसकी खारजा पॉलिसी सऊदी अरब ही प्रैक्टिकली चलाता है। फिर ये भी गौर करें कि ये कैसे हो सकता है कि किसी का दुश्मन मुश्किल में हो और वो उसे मुश्किल में मुसलसल रखने की कोशिश ना करे। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने अपनी ताकतवर मिलिशिया वॉगनर ग्रुप को लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए मुतहर्रक कर दिया है। ये ग्रुप शाम में पहले से मौजूद रशियन एयर डिफेंस सिस्टम SA-22 हिजबुल्लाह को देगा। अगरचे रशिया इस खबर से इनकार कर रहा है, लेकिन ऐसा नामुमकिन भी नहीं। स्वार्थी महाज पर भी रशिया अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है, उसे टफ टाइम दे रहा है। उसने यूनाइटेड नेशंस में कहा है कि इसराइल को सेल्फ डिफेंस का कोई हक हासिल नहीं, क्योंकि उसने एक मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। थी हमारी आज की वीडियो का रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से इसराइली फ़ौज अपनी स्ट्रेटजी के साथ ग़ज़ा पे हमले कर रही है, और वो इसलिए सिविलियंस को मार रही है कि ताकि इतना खौफ फैला दिया जाए कि नेक्स्ट जब उनको वार्निंग दी जाए तो ग़ज़ा के लोग या फ़लस्तीन के लोग खुद ही मुल्क छोड़ दें। और एक दर्दनाक किस्म के मनाज़िर देखने को आ रहे हैं, जो सिविलियंस पे हमले किए जा रहे हैं, और इसराइल उसको जस्ट ये कह के डिफेंड कर रहा है कि वहाँ पे हमास के कमांडर्स मौजूद थे, इस वजह से हमने वहाँ पे हमला किया है। मुसलसल अस्पतालों पे हमले किए जा रहे हैं, ग़ज़ा के रिफ्यूजी कैंप्स पे हमले किए जा रहे हैं, और जो ज़ख्मियों को जो बाहर बॉर्डर क्रॉस करके मिस्र की तरफ भी जाने नहीं दिया जा रहा। और उसमें से जिस तरह से एक दर्दनाक वाक़या दिखाया गया कि एक बच्चा था जिसकी सारी फैमिली मर चुकी है इसराइल के हमलों में, सिर्फ़ उसके बाप बच गया था, और वो बच्चा सिर्फ़ उस बच्चे को बॉर्डर क्रॉस करके भेजा गया, और उसके बाप को उसके साथ नहीं जाने दिया गया। और ये जितने भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, उनको कभी वापस नहीं आने दिया जाएगा फ़लस्तीन में, क्योंकि और वो लोग ये बात जानते हैं कि हम एक दफ़ा यहाँ से निकल जाएँगे, तो हमें कभी वापस नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि इसराइल की स्ट्रैटेजी ही यही है कि वो इस लैंड पे कब्ज़ा कर लेगा। यहाँ के सिविलियंस यहाँ से निकल जाएँ, ताकि वो इस पूरी सरज़मीन पे कब्ज़ा कर सके। और मकसद क्या है? अमेरिका उसकी बैक एंड पे अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, उसको एड प्रोवाइड कर रहा है, टेक्नोलॉजीज़ वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, मिलियन डॉलर्स प्रोवाइड कर रहा है। और सिर्फ़ सामने आके ये बयानात दिए जा रहे हैं कि इसराइल जो है वो सिविलियंस को मारना बंद कर दे, या इंसानी हमदर्दी, इंसानी जानों का ज़िया करना बंद कर दे, जंग बंदी कर दे। इस टाइप के बयानात सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोग जो हैं वो अमेरिका में एहतजाज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ में, इसराइल के ख़िलाफ़ के इंसानों का ज़िया किया जा रहा है। और उसके बाद ये सब कुछ क्यों एड प्रोवाइड की जा रही है, ताकि अरब ममालिक को कंट्रोल किया जा सके इस ज़मीन से। जो फ़लस्तीन की ज़मीन ऐसी जगह पे वाक़ है जहाँ पे अगर इसराइल कब्ज़ा कर लेता है और वहाँ पे अपनी हुकूमत और अपना पूरा एरिया अपने अंडर कर लेता है, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरी अरब दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है अमेरिका और इसराइल के थ्रू। तो अ, ये सारी, और उसके अलावा रशिया का इसमें फ़ायदा है। रशिया भी चाहता है कि अमेरिका और के खिलाफ, क्योंकि रशिया एक सुपर पावर बनना चाहता है, तो उसने यूक्रेन के खिलाफ भी जंग इसीलिए शुरू की थी, और वो इसीलिए ये चाहता है कि ये जंग जो है वो चलती रहे, ताकि वो इसीलिए हमास और उनके जितने भी लीडर्स हैं या जो उनके हिमायती हैं उनको एड प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो चाहता है कि ये जंग चलती रहे, और हमारी जो रशिया एंड यूक्रेन की जंग है उसको, ताकि वो बैक एंड पे चली जाए, उसको दुनिया भूल जाए, और हम यूक्रेन पे कब्ज़ा कर लें, और
वो एक सुपर पावर बनना चाहता है, अमेरिका को ख़त्म करना चाहता है। तो ये सारे ममालिक जो कुछ भी कर रहे हैं एक-दूसरे की मदद वो अपने मफ़ाद के लिए कर रहे हैं, किसी इंसानी हमदर्दी के तौर पे नहीं कर रहे, ना ही उन लोगों की उन बच्चों की जो जानें जा रही हैं, वो उस पे जंगबंदी या उस पे आवाज़ उठाई जा रही है, बल्कि सिर्फ़ अपने मफ़ादात हर मुल्क के अपने मफ़ादात हैं। किसी भी किस्म की एड प्रोवाइड करने में, चाहे वो हमास को एड प्रोवाइड कर रहे हों या चाहे वो इसराइल को एड प्रोवाइड कर रहे हों। ये थी अब तक की वीडियो, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।